लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू किए थे, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब हमें अपने आसपास इस पूरी दुनिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिखते हैं। वैरायटी मतलब वही होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हाउएवर वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, मतलब अंधेरे रूम के अंदर लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा अगर अंधेरे रूम के अंदर जाते हैं। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल, जैसे ही हम लाइट जला देंगे रूम की, हमें चीजें दिखने लगेंगी। तो आखिर क्या चीज है जिसकी वजह से कोई चीज हमें वस्तु दिखती है? ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन की रोशनी में सनलाइट की जो रोशनी है वो हमें हेल्प करती है किसमें? ऑब्जेक्ट को देखने में। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, यानी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मान लो कि ये व्हाइट बोर्ड ही है, तो इस व्हाइट बोर्ड पे जो लाइट पड़ रही है वो क्या इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है? नहीं, बल्कि ये व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है? मान लो ये सब व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट पड़ी आके इस पे, अब ये क्या कर रहा है? इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। अब लाइट के रिफ्लेक्शन में तुम लोग को लॉ भी पता है, कौन सा, क्या लॉ फॉलो होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यही लॉज है, लेकिन ये प्लेन मिरर के केस में है। कब है ये? ठीक है, मिरर, ये नहीं कि कोई भी सरफेस हो, स्मूथ सरफेस होना चाहिए जब लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी बताया था तुम्हें, नॉर्मल से एंगल क्या हो जाता है? जैसे कि अगर यहां देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को क्या बताया था मैंने? ये मान लो एंगल ए है, तो ए क्या होता था? एंगल ऑफ ग्लांस। इसको जरूर याद रखो, एक टेक्निकल वर्ड है ग्लैंस। ये सरफेस से एंगल है, अगर नहीं देता है तो ऐसे बोल देगा, एंगल फ्रॉम द सरफेस इज 30 डिग्री, एंगल फ्रॉम द इंसिडेंस रे टू द सरफेस इज 30 डिग्री। तो बंदा सोचेगा क्या कि इंसिडेंट एंगल दे रखा है, लेकिन नहीं, इंसिडेंस रे का सरफेस से एंगल दिया, यानी ये तो एंगल ऑफ ग्लांस दिया हुआ है। और ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं भाई? ये वाला पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर हमें इतना हिस्सा दिया हुआ है, कितना, ए के बराबर, तो हम इतना हिस्सा बता सकते हैं कैसे? 90 में से घटा के। जैसे कि मान लो मेरा वेट है 20 किलो, 20 किलो मेरा वेट है मान लो अपो, और 1 किलो की ये शर्ट है, ठीक, यानी मेरे एक्चुअल शरीर का वजन कितना होगा? मतलब माइनस करके तुम बताओगे, वही सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना है, ठीक। फिर उसके आगे रिफ्लेक्शन समझ गए, यानी कोई चीज अगर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, और माना जाता है ब्लैक कलर जो होता है वो हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके ऊपर कोई भी तुम लाइट डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जो क्रिश्चियंस में जो फ्यूनरल होते हैं उसमें ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं शोक में, ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्या हो? एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा ऐसा मतलब मान्यताएं हैं। कुछ लोग सफेद पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि थोड़ा पॉजिटिवनेस रहे। लोग मर तो गए चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी भी रहे, इसलिए हम लोग व्हाइट, तो वो मान्यताएं हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन वी रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, यानी जब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में सेंस करती है हमारी आंखें, तो हमें चीज दिखाई दे जाती है। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट, आंखों के बाहर क्या है? एक झिल्ली है, पन्नी जैसे होती है ना, तो उस तरीके की ट्रांसपेरेंट सी क्या है? पन्नी समझ लो, झिल्ली है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना associated with light such as image formation by mirrors, twinkling of stars, beautiful color of rainbow, blending of light by a medium, मतलब बहुत सारी लाइट के हमें आसपास फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक एग्जांपल रेनबो भी इसने बोला है। रेनबो दिखा है तुम लोग को कभी? रेनबो देखो कैसे बनता है, बता रहा हूँ। रेनबो जब भी तुम्हें देखने को मिलेगा उस समय थोड़ी देर पहले बारिश हुई होगी, तो बारिश के क्या होते हैं, ये मान लो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या है एटम से पानी के, बारिश लिक्विड होती है, तो ये पानी के एटम्स हैं। अब सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी व्हाइट कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? व्हाइट। और व्हाइट कलर माना जाता है, उसमें 7 रंग क्या होते हैं? एकदम कोलाइडर रहते हैं, ठीक है। अब ये 7 रंग कलर की लाइट है जो कि एक व्हाइट कलर दिख रही है हमें, ठीक है, हालांकि इसके अंदर 7 रंग हैं, ठीक। अब ये जब पानी के मॉलिक्यूल पे टकराई, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल, अभी बारिश हुई है तो ह्यूमिडिटी है, वाटर के वेपर्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब उनसे क्या करती है लाइट? रिफ्लेक्ट, ये जो है ये एक प्रिज्म का काम कर देते हैं, और प्रिज्म का काम भी यही है क्या? कि लाइट को स्कैटर कर देना।
ये एक प्रिज्म है, मान लो प्रिज्म का काम क्या होता है, ऐसे बनाते हैं, जब भी इस पे कभी हम लाइट डालते हैं तो ये उसको लाइट को क्या कर देता है, 7 रंगों में स्कैटर कर देता है, 7 रंगों में, 7 से ज्यादा नहीं, ठीक है, 7 ही रंग होते हैं। ओके, बाकी जितने तुम लोग कलर सुने होंगे वो सभी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कलर, जब कलर पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस हो रहा होगा, ठीक है। तो प्रिज्म की तरीके के काम करता है कौन, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि उस जगह पे प्रेजेंट है। अगर गर्मी में कभी देखोगे रेनबो, नहीं, गर्मी में तो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ही कम होगी, हालांकि होती हैं अभी भी एटमॉस्फेयर में, क्या है, पानी की वेपर्स तो है ही, पर ये इतनी नहीं है सफिशिएंट कि भाई ये प्रिज्म की तरह काम करें। लेकिन उस समय क्या होता है, एकदम पूरे ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे यही ड्रॉपलेट्स होती हैं, तभी हमें इस तरीके का शेप देखने को मिल जाता है। देखा ही होगा, देखे हो कि नहीं? ठीक है, और कौन सा फिनोमेना बोला हुआ है, ट्विंकल ऑफ स्टार्स, तारे हमको चमकते हुए दिखते हैं। तुम लोग ने तारे कभी देखे होंगे, वैसे तो तारा चमकता हुआ कभी नहीं दिखा होगा तुम्हें दिखाएगा चमकता हुआ तारा, कांस्टेंट दिखता रहता है। ये बात की जा रही है जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तारे को, ये बात कब की जा रही है, जब हम टेलीस्कोप लगा के, दूरबीन लगा के इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो तारों की जो रोशनी है वो डिप डिप मतलब बंद फिर आती है, फिर बंद फिर आती है, जैसे हमारा लंग कह रहा हूँ, हार्ट जैसे नहीं धड़कता रहता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ऐसे ही पंप करता है हार्ट, ठीक है। तो उसी तरीके की लाइटिंग हमें देखने को मिलती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी तुम लोग सुने होंगे, जबकि नॉर्मली हमारी ह्यूमन आइज वो इतने फ्रेम्स पर सेकंड नहीं कैप्चर कर पाती, जिस वजह से हमें कॉन्स्टेंटली जलता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें जो लाइट आ रही है, अभी जो ट्यूबलाइट लगाई है मैंने, ये भी 1 सेकंड में 50 बार बंद हो रही है और 50 बार जल भी जा रही है, पर हमारी आइज कैप्चर नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारी आइज रफली 25 से 27 फ्रेम्स पर सेकंड ही खींच सकती हैं, मतलब खींच क्या देख सकती हैं। तो इतने ही फ्रेम्स, यानी 1 सेकंड में 25 फोटो ही देख सकती हैं। अब वो 25 नहीं, जबकि 100 बार क्या हो रहा है, बंद और जल हो रही है साथ में, तो हम लोग नहीं देख पाते, हमें लगता है कॉन्स्टेंटली जल रही है, समझ गए, लेकिन एक्चुअली क्या है, ऐसा कुछ सीन है। उसी तरह तारों के साथ भी टेलीस्कोप में एक देखने को मिलता है हमें, ठीक। तो ये सभी वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं, या वंडरफुल क्या बोले, फिनोमिना है, जो कि लाइट हमें दिखाती है, ठीक। ओके, इनमें जो लास्ट का लिखा हुआ है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना, ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, फिजिक्स की भाषा में जब भी ऑप्टिक्स तुम लोग सुनोगे उसका मतलब क्या होगा, तो चश्मे की दुकान देखा है, तो वो भी ऑप्टिक्स के डॉक्टर होते हैं, मतलब वहां क्या बैठेंगे, जो लोग बंदे बैठते हैं, मेन जो खोला होगा दुकान, जो ओनर होगा वो क्या होगा, ऑप्टिक्स से पढ़ाई किया होगा उसने, है ना, उसको नॉलेज है आंखों की, ठीक। ओके भाई, तो ऑप्टिकल फिनोमिना मतलब लाइट से मिलता जुलता कुछ फिनोमिना, मतलब कोई चीज हमें दिख रही है। वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब अपने आसपास के जो फिनोमिना देखते हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तभी हमने ये जो एरोस बनाई है ये कैसी दिख रही है तुम्हें, स्ट्रेट, क्योंकि हमने मान लिया है। पर ऐसा होता है क्या एक्चुअली, वो धीरे धीरे तुम लोग समझ जाओगे, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। लाइट ना ही तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, मतलब ना ही तो ये रे की तरह काम करती है और ना ही पार्टिकल की तरह, ठीक है। लाइट काफी डुअल नेचर रखती है अपने अंदर, धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ यूजुअली इंडिकेटेड द रे ऑफ लाइट। देखो मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखो जैसे मान लो ये मार्कर है मैंने रखा, ठीक है, अभी तो काफी सारी लाइट है लेकिन इसके पीछे छाया नहीं बन रही है, ठीक है। मान लो कि एकदम ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब ओपेक मतलब ये सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक। हमने यहां से लाइट डाली तो इसके शेप और साइज की लाइट तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो यानी यहाँ पे क्या दिखेगा, काला काला दिखेगा। जहां पे रखा है मैंने इसके जस्ट पीछे इसकी शेडो होगी ब्लैक, बाकी सब पोर्शन व्हाइट हो गया। इट मींस क्या हुआ कि ओपेक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, सारी लाइट रोक ली और एक शार्प इमेज बना के दी। शार्प मतलब ये एकदम ऐसे ही दिख रही है, नहीं कि एकदम थोड़ा थोड़ा दूर तक, जैसे तुमने कई तरीके की इमेज देखी होंगी, थोड़ा थोड़ा सराउंडिंग में भी इनमें रहता है पर थोड़ा सा डिम लाइट रहती है। जैसे कि अभी मेरी परछाई तो ये इसकी बनी रही पीछे की ओर, दिख रही परछाई आपको, अरे बहुत हल्की दिख रही होगी, इतनी हल्की परछाई साइड साइड में भी बनी रहती है, यानी ये चीज फैल जाती है। यानी इसका मतलब क्या था, लाइट सीधे सीधे चल के आई
और थोड़ा तिरछी हो गई, तभी तो इसने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से बड़ी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को घेर लिया और शेडो बड़ी बना दी। लेकिन यहाँ कहा गया है क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट से जो लाइट पास होती है उसके बाद वो शार्प इमेज देती है। शार्प इमेज देना मतलब ये चीज बहुत ही एकदम पतला सा होता है, मतलब इसी के एक्यूरेट साइज का शेडो दे देती है। इससे हमें यही समझ आता है कि लाइट क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है, जैसे स्ट्रेट आई और जस्ट इसके किनारे से जाके चिपक गई वहां पे लाइट। समझ गए? तो हम ये मानते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, तुम लोगों ने कई बार देखा भी होगा। जैसे अभी देख सकते हो यहाँ पे जो परछाई बन रही है वो बहुत ही शार्प नहीं है। ठीक, ओके। फिर क्या लिखा है, मोर यू नो, इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है, टू इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट। अब देखो थोड़ा सा तुम्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर जो सामने ओपेक ऑब्जेक्ट है, अभी तो बड़ा था, तो लाइट ने कैसा बिहेव किया, स्ट्रेट लाइन की तरह सीधा गई और बस परछाई बना दी। लेकिन अगर इसका साइज इतना छोटा हो जाए कि लाइट के भी एटम, जैसे लाइट क्या होती है, बहुत ही माइन्यूट चीज है, लाइट के एटम्स ऐसी कोई चीज वैसे तो नहीं होती। लाइट क्या होती है, एक एनर्जी है, कोई उसके एटम्स नहीं है। मैटर के पास होते हैं ना एटम्स, एनर्जी के पास एटम्स होंगे क्या? अब सनलाइट में एटम्स थोड़ी होते हैं। सनलाइट तो एक एनर्जी है जो कि एटम्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो लाइट वैसी चीज है, एनर्जी है। अब बोल रहा है अगर पाथ, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसका जो शेप हो जाए वो पाथ ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, पाथ ऑफ लाइट मतलब ऐसे चलती है वैसे तो लाइट इस तरीके से वेव के टाइप पे, लेकिन ये जो वेव बनाती है ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस बनाती है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये सीधे ही जा रही है। मतलब जो वेवलेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ कह रहा हूं, एम्पलीट्यूड। दो चीजें हैं वेव में, एक इसको बोलते हैं जिस मैक्सिमम हाइट तक ये ऊपर जा रही होती है अपनी बेस लाइन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ये जो यहाँ से लेके एक शुरू करके पूरा कंप्लीट यहाँ पे वापस आई है, इस पॉइंट से शुरू करके वापस से एक पूरा 2 चक्कर मार लिए, इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया एक्स एक्सिस में, वेव लेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे समझोगे, अभी तुम लोग को इतना नहीं जानना है, पर इतना याद रखो, ये चीज अगर मैं बहुत पतली कर दूं तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। तो लाइट ऐसे ही ट्रेवल करती है, बस तुम्हें देख नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ही माइन्यूट तरीके से ट्रेवल करती है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है तो लाइट थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, क्योंकि लाइट ऐसे ही ट्रेवल कर रही है। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये, अब क्या करेगी, लाइट इस पे डायरेक्टली ना जाके थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। इसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो एमसीक्यू में आ सकता है बोर्ड में कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, तो आंसर क्या लिखना है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट विच इज, मतलब जो कि बहुत छोटा है, कितना छोटा है, उसके पाथ के बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन ही कर लेना। यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखा भी हुआ है नीचे करके, एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्टिक्स यूजिंग रे फॉल्स फेल्स। मतलब इस केस में जो हम लोग रे को समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये चीज फेल हो जाती है डिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट एज ऑफ वेव। मतलब डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को समझने के लिए हम लाइट को क्या मान लेते हैं, वेव। अभी रे माना, रे सीधी चलती है, और वेव कैसे चलती है, ऊपर नीचे होके। तो बेंड कौन होगा, जो ऊपर नीचे करके चल रहा होगा, तो इसके लिए हमने मान लिया कि वो वेव भी होती है। ठीक, अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century it becomes known that the wave theory of light often inadequate for treatment of the interaction of light with matter, and light often behaves some like as a stream of particle। मतलब कहा जा रहा है कुल मिला के कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, 20th सेंचुरी मतलब क्या बोलेंगे, 20th सेंचुरी क्या होगी, 2010 को बोलेंगे क्या 20th सेंचुरी में है ये? हाँ, अरे बेवकूफ, जो चीज देखो 20th सेंचुरी का मतलब है इस पे आने वाली है, यानी 1900 करके जो भी साल रहेगा, जैसे 1990, 1999, ये सब क्या है, 20th सेंचुरी है। समझे? और जब जैसे नहीं डोरेमोन में तुम लोग देखे होगे 22nd सेंचुरी बोलता है, यानी वो किस सेंचुरी में है, 2021, 2000 कह रहा हूँ, 2100 समथिंग में है। ठीक है, 22nd सेंचुरी बोल रहे, एक साल पहले, मतलब 100 साल पहले जाके बोलना है। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग के साल होंगे। तो उस समय से ही ज्यादा, क्योंकि उसमें साइंस इतना था नहीं, और लाइट वैसे भी बिहेव करती थी, कभी
रे की तरह कभी मतलब अलग ही एक्सेप्शन आते रहते थे। तो ये थ्योरी जो हमारी थी ये काफी इनएडुकेट हो गई थी, इसलिए हमको वेव थ्योरी पे भी शिफ्ट करना पड़ा। फिर शिफ्ट जब हम लोग हुए तो फिर रे थ्योरी भी कहीं पे काम आ रही थी, कहीं पे वेव थ्योरी, तो हमने बोल दिया भाई दोनों ही थ्योरी ठीक है, लेकिन लाइट ना ही तो वेव की तरह बिहेव करती है ना ही पार्टिकल की तरह। ठीक है, तो ये चीज भी पूछ सकता है, डुअल नेचर होती है किसकी, लाइट की। लेकिन साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी क्या? साउंड वेव, अरे वेव वेव तो कभी कर ही नहीं सकती स्ट्रेट पाथ में। वेव मतलब ही वेव, लाइट तो वेव भी कर रही है और स्ट्रेट भी कर रही है, इसलिए दिक्कत है। लेकिन दूसरी साउंड वेव ऐसा मत सोचने लगना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। जब भी वेव आ जा रहा है तो तुम्हें दिमाग एकदम छोड़ देना है, क्या बोल देना है, नो, वेव मतलब नहीं ट्रेवल करेगी। लेकिन लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके बाद भी वो क्या वेव की तरह भी चलती है। और तुम्हें अगर सही से समझाऊं तो लाइट ही टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे अगर जैसे सूरज है, सूरज से अर्थ तक आने में लाइट में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 24 सेकंड लगभग लगभग। यानी अगर सूरज किसी टाइम गायब हो जाए तो हमें तो बाद में पता चलने वाला है, यानी 8 मिनट के बाद लगभग लगभग पता चलेगा अच्छा सन है नहीं अब। क्यों? क्योंकि जो 8 मिनट पहले लाइट निकली वो तो यहाँ तक आने में टाइम लेगी, और तब तक हमें वो चीज दिख रहा होगा। इट मीन हमने क्या कर लिया, टाइम को पीछे चल गए कि आगे चल गए, फ्यूचर ही देख लिया एक तरीके से। नहीं यार, अरे हमने देखा कहाँ, हम तो पास्ट में चल गए और पीछे, यानी हम लोग पास्ट ही देख रहे हैं। यानी लाइट से टाइम का कनेक्शन है, कुछ कुछ ऐसा समझ लो, टाइम ट्रेवल वगैरह। इसीलिए टाइम ट्रेवल करना इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि लाइट का ही नेचर अभी तक नहीं क्लियर हुआ है कि लाइट कैसे चलती है। कभी वो मुड़ जाती है, कभी सीधा चलती है। इट मीन्स लाइट काफी एक समझ लो, जैसे नहीं ह्यूमन बीइंग है एक तरीके से, बहुत जरूरी चीज है, उसी तरीके से लाइट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसीलिए लाइट में अलग से ही साइंटिस्ट बनते हैं, ऑप्टिकल साइंटिस्ट वगैरह। ठीक, अब चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब थ्योरी तुम लोग पढ़ लेना, क्योंकि यही शुरुआत का पेज बड़े इंपॉर्टेंट था, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुम लोग को बताना था, इसलिए इतना पढ़ा मैंने। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एक मिरर लेंगे। शुरुआत में हम रिफ्लेक्शन भाई प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मतलब क्या होता है? स्फेरिकल हो गया जैसे कर्व कोई चीज है, स्फेयर की शेप में जो चीज है उसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल। कोनिकल क्या होगा, जो कोन की शेप में होगा। जैसे कोई एग्जांपल है कोनिकल का? प्रिज्म कहाँ कोन होता है भाई? कोनिकल का आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम आती है भाई, वही सबसे बढ़िया एग्जांपल है। फिर फनेल, फनेल देखा है तुम लोगों ने, जिससे तेल वेल निकालते हैं, फनल आता है, ट्रायंगल। क्या लेते हैं? हाँ, बर्थडे वाली कैप भी देखो कोनिकल आती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन समझाने से पहले थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूँ। मान लो ये क्या है, एक सर्कल है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कर्व्ड सरफेस में सारा पार्ट मिटा देता हूँ, यहां से लेके पूरा पार्ट मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। ठीक, अच्छा अभी देख के बताओ ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है? अरे अभी तो लाइन ही दिख रही है, अभी कौन सा पॉइंट जितना छोटा नहीं किया मैंने, थोड़ा सा लाइन दिख रही है, यानी अभी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। पर ये तो एक सर्कल का भी हिस्सा था। तो इससे क्या चीज समझ आ रही है हमें, यानी जब हम थोड़ी दूरी तक ही देख पाते हैं तो हमें क्या वो चीज प्लेन दिखती है, जैसे ही हम बहुत बड़े शेप में देखेंगे तो वो राउंड दिखेगी। इसी वजह से जैसे तुम आगे देख रहे हो, यहाँ से तुम्हें लग रहा है धरती तो एकदम चपटी चपटी है, प्लेन है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ कैसी है, रोल गोल गोल है, उबड़ खाबड़ है। वैसे तो जियोइड है, कैसी है, गोल गोल मत बोलना, जियोइड, GEOID। जियोग्राफी पढ़ते हो ना, तो जियोइड की स्टडी को ही क्या कहते हैं, जियोग्राफी। अर्थ सरफेस पे बात करते हैं, कई सारे क्या हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, यही सब तो पढ़ते हैं इसके अंदर जियोग्राफी में। ठीक है, तो अर्थ कैसी दिखेगी तुम्हें, अगर थोड़ी दूर तक ही देखोगे प्लेन, तुम्हें दिख भी रही होगी प्लेन, लेकिन जैसे ही तुम बड़े वे में देखोगे तो तुम्हें कैसी दिख जाएगी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये प्लेन मिरर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्लेन है, इसीलिए कहा जाता है प्लेन मिरर
जिस सर्कल का पार्ट होगा उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस इनफाइनाइट होगी। भाई इसका तुम कितना बना बना सकते हो, बहुत बड़ा भी सर्कल बन सकता है। स्ट्रेट लाइन तो मान लो इसको ऐसे रख दिया तुमने, अब इसको रखते हुए एक बड़ा और सर्कल बन सकता है, ऐसे ही और ज्यादा बड़ा सर्कल बन सकता है, यानी अनडिफाइंड कर देते हैं, कुछ होगा हमें नहीं पता, इंफिनिटी कर दिया। क्या कर दिया? ये किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है? प्लेन मिरर का। अच्छा अगर आर इतना है तो फोकस कितना होगा? r/2 होता है, इंफिनिटी का हाफ भी करोगे तो भी अनडिफाइंड ही रहने वाला है। यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस मिरर का इनफाइनाइट हो वो कैसा मिरर है? अरे प्लेन मिरर है। अच्छा प्लेन मिरर में ये क्या होता है, ये जो ऐसे ऐसे लाइन डैश खींच देते हैं, ये होती है कोटिंग। पता नहीं चलता है, इसमें सिल्वर की कोटिंग कर रखी होती है एमेल्गम के साथ मिक्स करके, ताकि वो शाइन करे। सबसे ज्यादा शाइनिंग ऑब्जेक्ट यही होता है, सिल्वर। एकदम तुम्हें पूरा पूरा दिख जाओगे तुम। सिल्वर एमेल्गम होता है जो कि इसके पीछे क्या होती है, कोटिंग। ठीक है। अच्छा पावर तुम लोगों ने सुना, चश्मे में पावर और कुछ होता है, तो फिजिक्स की भाषा में जो पावर का फॉर्मूला है वो आगे भी पढ़ लोगे, 1/फोकल लेंथ होता है। अगर याद रख सकते हो तो अभी के लिए इतना ही याद रखो, 1/फोकल लेंथ होता है। और फोकल लेंथ तो इसका कितना होता है? अरे फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट है भाई, नहीं समझ पाए? वो तो ठीक बात है, मैं अभी के लिए बताऊं, अभी तो इनफाइनाइट है इसका रेडियस भी, और फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट है, देख रहे हो भाई? तो इस केस में पावर क्या आनी चाहिए? 1/1 इनफाइनाइट, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है? अच्छा किसी चीज को मान लो 1 को तुम कितने टुकड़ों में तोड़ रहे हो, जैसे अगर मैं लिख दूं 1/2 कितना होता है? 0.5। इसका मतलब 1 को तुमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जो कि एक 0.5 का है, दूसरा भी 0.5 का है। अच्छा 1 को अगर इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दोगे और बहुत सारे टुकड़ों में, तो लगभग लगभग जीरो के अप्रॉक्स हो जाएगा। किसके अप्रॉक्स हो जाएगा? इसीलिए इन्फिनिटी से जिसको भी डिवाइड करते हैं वो अप्रॉक्स आ जाता है जीरो, यानी पावर इसकी कितनी है? जीरो। तो ये तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? नॉर्मल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना है, जैसे कि भाई ये पेपर में अगर आ गया, तुम्हें पावर का भी फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि नहीं? इसी एनसीईआरटी में। और फोकल लेंथ भी बताई गई है इनफाइनाइट, इसी एनसीईआरटी में बताया। तो तुमसे पूछ लेगा कि पावर क्या होती है प्लेन मिरर की, वहां बच्चे सोचेंगे यार क्या होगा क्या होगा, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, आंसर क्या होगा? जीरो। नहीं, पावर का फॉर्मूला सेम है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला सेम है हर मिरर के लिए, ठीक है? बस स्मूथ सरफेस होना चाहिए। सरफेस कैसा हो? अगर स्मूथ सरफेस है फिर तो होगा ही ना, फिर नहीं लगेगा, फिर कुछ भी हो जाएगा। जैसे ये भी, ये कैसा सरफेस है? स्मूथ है कि नहीं? स्मूथ ये भी है, बस कर्व्ड है। तो स्मूथ सरफेस जहां भी आएगा ये फॉर्मूले लगेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या हो जाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का उल्टा क्या हो जाता है? पावर। पावर मतलब किसी मिरर की रेस को डाइवर्ज करने की क्षमता होती है। डाइवर्ज मतलब उस पे आई, उसने डाइवर्ज कर दिया, उसकी क्षमता क्या होती है? पावर होती है। प्ले मिरर के लिए जीरो होती है, इसीलिए जिस एंगल पे आता है उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है। तुमने यही तो पढ़ा है अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर, मान लो इधर से एंगल से मैंने डाली, कितने एंगल से? नॉर्मल से आई एंगल पे, तो ये कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देता है? क्योंकि उसके पास जीरो पावर है, पावर है ही नहीं। पावर एबिलिटी ऑफ, पावर की डिफिनीशन में यही लिख लेना, एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू बेंड द लाइट रे। अब जब पावर ही नहीं है उसके पास, बेंडिंग पावर्स ही नहीं है, अब बेंड कर पाता तो थोड़ा इसका एंगल कुछ चेंज करके पाता, पर जिस एंगल से आई उसी एंगल से इसलिए रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इतनी बेसिक चीज समझ आ गई तुम्हें? ये प्लेन मिरर का सार है। अब पूछ लेता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। तो पहला लॉ तो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अच्छा एक और चीज इसी में ऐड ऑन कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? मतलब ये एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेकिन 90 डिग्री इक्वल नहीं होते हैं, ये भी चीज याद रखना। 90 के इक्वल राइट एंगल होता है, और 90 से छोटे एंगल को एक्यूट, और 90 से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूस। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? ये 90 नहीं हो सकता है, तो पेपर में ये भी एक ऑप्शन करके दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको हर तरीके से क्या करना है,
जब नोट्स ऐसे बनाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ही तुम कर रहे हो कई तरीके के, क्योंकि एनसीईआरटी तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्या ही पूछ सकता है, यही बेसिक चीजों पूछेगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये बताया गया है तो आप इतना सोच सकते हो। ठीक, दूसरा लॉ क्या कहता है, ये तो फर्स्ट है। सेकंड पॉइंट इसका यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल यानी आई आर और एन लाइज मतलब होना, ऑन या फिर इन सेम प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं वैसे तो, कोऑर्डिनेट प्लेन जो भी बोल लो, जैसे एक्स वाई एक्सिस के प्लेन को क्या बोलते हैं, प्लेन में रहने का मतलब ऐसा नहीं क्वाड्रेंट में, ये भी उसी प्लेन का हिस्सा है। जैसे ये तो तुम 4 क्वाड्रेंट बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सभी क्या है, प्लेन का ही तो हिस्सा है, एक्स वाई प्लेन का। तो ये क्वाड्रेंट भी एक्स वाई प्लेन में ही है, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही है, ये भी एक्स वाई प्लेन का ही हिस्सा है। अब जैसे यही बोर्ड है, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, बोल दूं कि ऊपर की ओर वाई एक्सिस है, इधर से इधर क्या है, एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है। ठीक, अब मैं ऐसे मिरर ले लेता हूँ, यहाँ पे राइट रे आ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल है। ये तीनों चीजें इसी के ऊपर चिपका के लिखी है मैंने, यानी इसी प्लेन में है। सिमिलरली यही डायग्राम यहाँ भी बना सकता हूँ। अब बस क्वाड्रेंट का ही फर्क है, लेकिन कोई वो थोड़ी, प्लेन तो वही है अभी भी। प्लेन मतलब होता है जैसे ये एकदम व्हाइट बोर्ड क्या है, पूरा एक प्लेन है, इसके ऊपर जो चीज लिख दूंगा वो इसी प्लेन पे रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने कैसे लिख दिया, मान लो ऐसे लिखने लग गया, इस तरीके से इस एक्सेस में लिख गया, ये दूसरा प्लेन आ गया। तो क्वाड्रेंट और प्लेन में फर्क है, क्वाड्रेंट आप एक ही प्लेन के कितने भी टुकड़े कर लो, बेसिकली हम जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें 4 टुकड़े कर देते हैं। इसी तरह एक ऑक्टा यानी 8 एक्सिस, मतलब 8 एक्सिस के 8 क्वाड्रेंट बनते हैं जब एक्स वाई और जेड एक्सिस को मिला देते हैं। खैर ये आगे का कोई टॉपिक है, वो सब तुम्हें नहीं जानना है, पर याद रखो प्लेन क्या रहेगा, सेम प्लेन में रहेंगे। कौन कौन, आई आर एंड एन। ठीक, ये लिखना जान जाना। नॉर्मल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो होती है, पर किसके स्ट्रेट लाइन, मतलब किससे स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बनाएगी, खासियत है। नॉर्मल क्या होगी, सरफेस से 90 डिग्री। तो जरा यहाँ पे बताओ नॉर्मल कैसे बनाओगे। ये सरफेस है एम डैश है, ये कोटिंग कर रखी है मैंने, ठीक है। ये एंगल बताना तुम लोग, यहां से मैंने एक लाइट रे डाली जो कि एंगल्स बना रही थी सरफेस से मिरर के, कितनी 20 डिग्री। तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना होगा, 70 डिग्री, कंफर्म। अच्छा, ये नॉर्मल और दूसरा ये जो सरफेस है एम डैश, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, नॉर्मल एंड एम डैश मिरर के सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कंफ्यूजन नहीं रहनी, तुम्हें पता है, बस क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती, सही है कि नहीं, तो बोल दो, जितना भी गलत रहेगा यहाँ गलत हो जाएगा, पेपर में सही होना है, ठीक है कि नहीं। ये प्रिज्म जब आगे, प्रिज्म है कि नहीं तुम लोगों में, शायद नहीं है प्रिज्म, 11th में प्रिज्म है। ये प्रिज्म वाला चैप्टर है क्या तुम लोग में, 8 में था, अब 11th में आएगा सीधे, जब तुम लोग फिर से रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे बढ़िया से, वहां पे नाम ही होगा चैप्टर का रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये चीजें लिख ली होंगी, मान के चल रहा हूं। तो यही बेसिक क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक। अब इसके बाद क्या पढ़ना है देखो, ये तो अच्छा प्लेन मिरर का था। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में। अच्छा, प्लेन मिरर की एक खासियत होती है, लेफ्ट टू राइट इन्वर्ट करके दिखाता है। अच्छा ये बताओ, एम्बुलेंस में देखा होगा तुमने, एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा तरीके लिखते हैं, ऐसा क्यों, जैसे मान लो ये एम्बुलेंस है, कैसी है एम्बुलेंस है, यहाँ पे एम्बुलेंस को ऐसे लिखते हैं, ए एम बी यू एल ए एन सी ई, ऐसे लिख देते हैं उल्टा, जस्ट मतलब उल्टा वो वाला नहीं, ऊपर से नीचे नहीं उल्टा करते हैं, लेफ्ट टू राइट उल्टा करना है। क्या करना है, लेफ्ट टू राइट वाला। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई एम्बुलेंस मान लो मेरी गाड़ी के पीछे, मेरी गाड़ी में जो भी मिरर होंगे जहां पे मैं देखूंगा, वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स।
इनको रियर मिरर भी बोलते हैं। रियर मतलब पीछे, रियर कैमरा होता है ना, तो पीछे वाली चीजों को देखने के लिए रियर व्यू मिरर होते हैं। तो उसमें जब चीज दिखेगी ये, क्योंकि उसमें क्या होता है, इन्वर्टेड करके हमें चीज दिखती है, तो ये ऐसे लिखा है, इसका इन्वर्ट क्या होगा, एकदम रियल की तरह, जैसे एम्बुलेंस लिखा होगा, और हमें वैसा देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? ओके, ठीक है। तो यही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर मान लो एक बंदा खड़ा हो गया प्लेन मिरर के आगे, उसने अपना राइट हैंड ऊपर किया है, तो इमेज का कौन सा हाथ उठा हुआ होगा, लेफ्ट, याद रखना है। नहीं, इमेज का बोल दिया है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आना होगा तो देगा कि भाई ऑब्जेक्ट का ऐसा है तो इमेज का क्या हो जाएगा। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर बताने से पहले कुछ थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे तुम्हें ध्यान देना होगा। मान लो कि ये मिरर है, अभी के लिए तुम्हें नहीं पता ये कैसा मिरर है, क्योंकि अभी मैंने क्या नहीं किया है, पॉलिश नहीं मारी है। अब पॉलिश के ऊपर डिपेंड करता है ये कॉनकेव बनता है या कॉन्वेक्स बनता है। जबकि प्लेन मिरर में कहीं पे भी पॉलिश कर दो, क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर में मैं आगे पॉलिश मार दूं चाहे पीछे, बात बराबर है। इट मीन ये भी पूछ सकता है तुमसे कि भाई पॉलिश का डिपेंडेंसी किस मिरर पे होती है, मतलब पॉलिशिंग की डिपेंडेंसी किस पे है, उस पे तो इंडिपेंडेंट है, कहीं भी मारो वो बनेगा क्या, पॉलिश वही, जबकि इधर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अच्छा, मान लो मैंने राइट साइड से पॉलिश मार दी, तो अब ये कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव। क्यों, क्योंकि जो लाइट जिधर रिफ्लेक्शन वगैरह पार्ट हो रहा है वो कैसी गुफा की तरह है, केव की तरह है। ओके, अब मिरर में हमेशा तुमको मिरर का ये जो है ना, ये एंड, मिरर में हमेशा एक एक्स एक्सिस खींच देनी है, वो एक्स एक्सिस मिरर की कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि थोड़ा सा प्रिंसिपल में पी एल ही होगा ना, कि पी ए एल होगा, ठीक है। प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल मतलब होता है मेन इंपॉर्टेंट सदस्य। अब इससे ही से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, कितनी उसकी हाइट है, क्या क्या चीजें हैं, इसी के ऊपर सारा डिस्टेंस का खेल होगा। ठीक, अच्छा, जहां पे ये कट करता है मिरर को, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। जिस तरह तुमने ओरिजिन नाम सुना है, एक्स वाई एक्सिस का प्लेन में ओरिजिन सुना है, उसी तरीके से ये यहां का समझ लो ओरिजिन है। अच्छा, अब पोल से अगर राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव में डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल से अगर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव में। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर है तो इसकी रेडियस किधर होगी, भाई इधर ही तो नहीं है। मान लो इस वाले सर्कल का ये थोड़ा थोड़ा ऐसा बना देता हूं, ऐसा कुछ सर्कल आ रहा था, आधा ही बन पाया, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब कोई भी चीज जो कर्व है उसको कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया पोल के, तो बोल देते हैं हम लोग कि भाई इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होना है। ये किस मिरर की बात हो रही है, ठीक है। अब इतना तुम लोग बेसिक जानते ही थे, तो फिर चलो डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर चीज मैं यहां रख देता हूं तो कैसे इमेज बनाएगा, बड़ा इजी है, तुम लोग को बस दो रेज लेनी है और कोई भी तुम बना सकते हो दुनिया में इमेज फॉर्मेशन, मतलब कैसे इमेज फॉर्म होती है। नॉर्मली प्लेन मिरर में भी ये चीज बताने वाली थी, लेकिन प्लेन मिरर का कंसेप्ट है नहीं तुम्हारे में, पर इसका चीज बताई गई है। देखो, मान लो कि ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन पूछते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन बताओ, फोकस की डेफिनेशन बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बताओ। और ये क्या होता है, यहां से लेके अगर यहाँ तक की बात करूं, ये वाली एरिया को, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, जिस एरिया में लाइट क्या पड़े, मतलब पड़ जाए, रिफ्लेक्ट हो, उस एरिया को क्या बोल देंगे, इसको लिख लेना एपर्चर। इसकी भी डेफिनेशन पूछी हुई है बोर्ड में, तो ये डेफिनेशन सारी तुम लोग लिख के ले आना खुद ही। अरे वैसे तुम्हें फीलिंग पता है, यहाँ पे देख के समझ जा रहे होगे, लेकिन डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा याद कर लेना। फोकस और रेडियस तुम्हें बहुत इजीली याद हो जाएगा कि एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल जिसका ये क्या है, पार्ट है, उसका रेडियस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं समझे, अरे एक ये इमेजिनरी सर्कल है और वो उसका जस्ट हाफ है, तो ये तो लिख लोगे। प्रिंसिपल एक्सिस में लिख देना जो भी बनी हुई डेफिनेशन हो, अब मेरे को डेफिनेशन नहीं याद है, ठीक है। ये मान लो ये क्या है, पोल है, यहाँ पे आ गया फोकस, मान लो दिखा देता हूँ, और ये है कर्वेचर की वो सेंटर, तो इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये क्या है, सेंटर है।
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा सेंटर से दूर, कहाँ रखा है, सेंटर से पीछे, यानी सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखा है, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटर और इंफिनिटी, या बोल सकते हैं इसको अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूर है ना इससे। अब इमेज कैसे बनेगी, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो तुम ही खड़े हो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे खड़ा है कोई ऑब्जेक्ट, तो आपको दो रे लेके जानी है, पहली रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जानी है और जहां इस पे टकरा देना है, ठीक। तो पहली रे बनाई तुमने यहां से टकले से इसके, और पैरेलल खींचते गए, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहां बस टकराया। अब जैसे ही ये टकराई तो अब क्या बनाओगे यहाँ पे, नॉर्मल। सर्कल पे जब कोई भी नॉर्मल कब बनता है, कैसे होता है, मतलब सर्कल पे जो नॉर्मल होता है, तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, ये सर्कल है, सर्कल पे किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट, सुना है क्या, तो ये भी याद कर लो बेटा, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, और उस टेंजेंट से ये जो रेडियस होती है 90 डिग्री एंगल बनाती रहती है। तो ठीक वही चीज है, क्योंकि हमें 90 डिग्री एंगल बनाने वाला वही तो चाहिए, क्योंकि वही नॉर्मल होता है। ये 90 डिग्री किससे बना रहा है, ये जो सरफेस था इससे नॉर्मल रेडियस क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो यानी इस पॉइंट पे हम क्या खींच दें, रेडियस वाली लाइन खींच दें, और वहां से 90 डिग्री बनाएगा, यानी यही क्या है, इसकी नॉर्मल। ये ऐसे ऐसे डॉट 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 ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो गई, इसके लिए नॉर्मल का काम कर दिया। ये कौन सी लाइन है, रेडियस वाली लाइन है, जो कि सेंटर से आई, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको ऐसे बना देते हैं, ये है नॉर्मल, लिख देता हूँ, इस पॉइंट के लिए नॉर्मल है। अच्छा, इस एंगल से आई है, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी। यानी यहां तक तो हमने बना दिया अपने मन से कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचना है, अब आगे बनाने के लिए हमने रेडियस डाल दी, और रेडियस से हमें पता है इक्वल एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी होगी, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो कुछ ऐसे ही तो रिफ्लेक्ट हुई होगी, बोलो, कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी, है कि नहीं। उसके बाद बस ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ऐसे, ठीक है। दूसरी जो तुम्हें रे ले जानी है वो कहां से ले जानी है, फोकस से पास कराते हुए रे ले जानी है, और जहां ये दोनों रेस कोइंसाइड कर रही होंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। हालांकि मैंने बहुत ही घटिया तरीके से वैल्यूज ले रखी हैं, ये एफ इतना ही छोटा है, ये इतना बड़ा है, इसीलिए यहाँ कहीं बीच में बन रही है, फोकस और पोल के बीच में, जबकि इमेज कहाँ बनती है बेटा, यही बनती है क्या, इनके बीच में बनती है, वो तुम लोग को पता है, बस थोड़ा सा डेटा इन एडुकेट है भाई, ये इतना बड़ा डिस्टेंस ले ली, ये इतना, तो रेस थोड़ा ऊपर नीचे, और वैसे भी ये पैरेलल नहीं दिख रहा कहीं से, क्यों, थोड़ा गंदी डायग्राम बनी है। अगर तुम कॉपी में बढ़िया से मेजरमेंट से लोगे, ठीक है, यही डिस्टेंस को मेजर ले लो, भले तुम्हें नहीं पता सेंटर क्या है, पर तुम्हें बनाना कैसे है, कंपास से बनाना है, कॉपी में जब भी बनाना है, अगर एक्चुअल देखना है कहाँ इमेज बनती है, तो बस तरीका समझो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहला नंबर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल को ऐसे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम सुना होगा, ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम। तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करना है, पैरेलल लाइन खींचनी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि भैया नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल मतलब रेडियस खींच दो, रेडियस, या फिर सेंटर से ज्वाइन कर दो वहां के पॉइंट को, जहां पे उसने टकराया है मिरर पे, उस पॉइंट को कहां ज्वाइन कर दो, सेंटर से, और जो एंगल बना है इनके बीच में ये हो गया हमारा इंसिडेंस एंगल, ये रे जा रही थी इधर की ओर, टकराई, तो ये इंसिडेंस एंगल, इसी एंगल को लेके रिफ्लेक्ट करा दो इसको अंदाजे से, और दूसरी रे कहां से ले जाओ, फोकस से, और जहां ये दोनों रेस कोइंसाइड करेंगी, जहां रेस मीट करेंगी, वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, मतलब लेकिन इमेज का ये टकला होगा, क्यों, क्योंकि हेड से ही निकली थी ना, तो ये चीज अगर हेड है तो इनका पैर कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इमेज कैसी बन गई, इन्वर्टेड, ओ सॉरी सही है ना, हाँ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, जब भी कभी इन्वर्टेड इमेज बनती है तो वो रियल भी होती है। कभी सिनेमा हॉल जाओगे, इमेज देखोगे, सामने टीवी में चल रहा होता है पिक्चर उच्चर, तो वो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। अरे प्रोजेक्टर में उल्टा ही उसको दिखाया जाता है, नहीं समझे, जो पीछे प्रोजेक्टर लगा है, मैं कभी बनाया था एक समय में, तुम लोग बना सकते हो, जो बल्ब होता है ना, बल्ब को ऐसे तोड़ दिया था, उसका जो ऊपर का पोर्शन था, बल्ब देखा है, जो पीला वाला बल्ब होता है, उसमें पानी भर दिया, इधर फोन के उल्टा करके रख दिया, ठीक, और एक डिब्बे के अंदर इस पूरे सिस्टम को पैक किया ताकि बाहर से एक्स्ट्रा लाइट ना आए, ठीक, और फिर सामने जब देखा मैंने एक पर्दा लगा के, तो यही सेम चीज बड़ी वे में बन गई, क्योंकि क्या करता है, एनलार्ज भी कर देता है वो, बल्ब कैसा होता है,
उसका सरफेस भी ऐसे ऐसे है। अरे बल्ब देखियो कि नहीं, गोल गोल होता है, तो वो एनलार्ज बनी और साथ साथ उल्टा था तो वो रियल मतलब उल्टी करके दिखाया उसको। अगर मैं उल्टा करके रखता तो उधर उल्टा बना देता। नहीं समझे? प्रोजेक्टर जब भी इमेज को प्रोजेक्ट करता है तो उल्टी फॉर्म में पिक्चर को उल्टा फेंकता है, और लाइट इंटेंसिटी तेज होती है और सामने पर्दा भी उस हिसाब से रखता है कि सारी लाइट रेज एकदम वहां जाए, और लाइट को बाकी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। साउंड के लिए आजकल तो काफी आइनॉक्स वगैरह के साउंड और बड़े तगड़े तगड़े लाती हैं, बीट से एकदम फील हो जाता है सामने क्या पिक्चर चल रही है। इसीलिए साउंड एडिटर अलग होते हैं पिक्चरों के लिए, और जो वीडियो एडिटर हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि दोनों का साथ में तालमेल तब मूवी एकदम मस्त लगती है। अब तुम कोई भी नॉर्मल एवेंजर की मूवी देखो और उसमें बेस ही ना आए, आवाज ही थोड़ा घसी पिटी हो, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। केवल ग्राफिक्स से मूवी अच्छी नहीं बनेगी, कोई भी वीडियो हो, समझ गए ना? ओके, तो ये समझ गए रियल और इन्वर्टेड। और क्या इसके बारे में खासियत है कि छोटी बन रही है इमेज। कैसी बन रही है? छोटी इमेज को बोलते हैं डिमिनिश्ड। निश्ड, छोटी इमेज मतलब छोटी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, छोटी। और बड़ी को इनलार्ज बोल देंगे। ठीक, समझे? यानी ये तीन खासियत लिख दी तुमने, यही पूछेगा तुमसे, दे देगा भाई कर्वेचर से दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फॉर्मेशन बताइए, इमेज की प्रॉपर्टीज बताइए। कर्वेचर पे रखा होता है ना तो डायरेक्ट कर्वेचर पे ही बनती है इमेज, जस्ट उल्टी बनेगी वो तो। ये दोनों खासियत सेम रहेंगी हर एक इमेज में, केवल एक इमेज में अलग होता है जब फोकस पोल के बीच में होता है। ये याद हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है? लेकिन इसको पहले तो तुम लोग को कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है। कल के उसमें सारे तुम लोग को अलग अलग क्या बना दूंगा मैं, पहले से ही बनाए रखूंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और फिर दिखा देंगे अच्छा यहाँ होता है तो कैसे बनेगा। बाकी तुम लोग ट्राई करने के लिए तरीका बता दिया, पहली रे पैरेलल निकालना, कहीं भी ऑब्जेक्ट तुम रख के देख लेना बस, हाँ ये सही से बनाना सुंदर, वरना ये गलत कहीं भी बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा इनके बीच में बन गया फोकस पोल के, जबकि बनना कहाँ चाहिए, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में आनी चाहिए थी। क्या सेम रहेगा भाई? जैसे कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखा और दूसरा ऐसे बना दिया, तो अब ये एक्चुअल में इसका रेडियस हुआ। यहाँ तो मैंने कुछ भी ऐसे ही ले लिया था रेडियस, क्योंकि यही मेन डिस्टेंस है जिन पे फर्क पड़ रहा है, कहाँ बनेगा आगे नीचे ऊपर नीचे। बिल्कुल, और सेंटर बड़ा होगा रेडियस से। रेडियस मतलब सेंटर बड़ा हो मींस पोल से सेंटर की दूरी बराबर होगी, यही तो है, पोल से सेंटर की दूरी यही तो रेडियस है। किसी सर्कल का रेडियस, इस पॉइंट को नाम हमने सी दिया है ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जा सके। इस डिस्टेंस को नाम दिया है आर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस है ये। और डिस्टेंस ये कैसी है, नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं माइनस में रखते हैं। अगर इधर बन रही है, अगर कॉन्वेक्स है उसमें भी इधर बन रही है तो भी नेगेटिव। अभी जब इसी में कॉनकेव में एक केस पढ़ाऊंगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा रहता है तो इमेज यहाँ बनती है। अभी सारी इमेज यहाँ बन रही है, वहां पे इमेज यहाँ बनती है और बड़ी बनती है। बाकी हर केस में तुम्हें छोटी इमेज दिखेगी, रियल दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी। इस केस में जब फोकस और पोल के बीच में है तो उल्टा होता है, जस्ट एनलार्ज बनेगी। और क्योंकि ये जिस शेप का था उसी शेप में है, यानी इरेक्ट है ये इमेज, इन्वर्टेड नहीं है। समझे? प्रोजेक्टर में इनलार्ज होती है लेकिन रियल इमेज बनती है, ये वाला केस में समझना, ठीक है? वहां पे प्रोजेक्टर याद रखो हमेशा, उसमें फोन को उल्टा, जहां पे स्क्रीन होगी जो, वहां पे उल्टा प्रोजेक्ट किया जाता है और सामने वो पलट के आ जाता है, ठीक है? प्रोजेक्टर में क्या बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक? याद रहेगा ना? और वर्चुअल इमेज कहाँ देखने को मिलेगी? नॉर्मली जो तुम्हारा मिरर है, मिरर को देखोगे एकदम लगेगा अंदर तुम्हारी एक दुनिया है, तो वर्चुअली फील करा रहा है ना वो, पर वो रियल नहीं लगता है। अब वो रियल से मत समझने लगना, एक रियल अलग सेंस में होता है, रियल मतलब वास्तविकता। अब यहाँ पे रियल का मतलब है इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश बन रहा है, और किस साइड पे बन रहा है, उसी साइड पे बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट भी इसी साइड पे रखा था पोल के, और इमेज भी इसी साइड पे बनना है। उस सेंस में फिजिक्स की भाषा में रियल बोल देते हैं उसे, ठीक? तो ये वास्तविक वाले से नहीं संबंधित है, ठीक है? वरना तो दोनों में ही तुम्हें इमेज तो दिखेगी, दोनों में। प्लेन मिरर में भी तुम खुद को देख पाते हो, तो रियल उस सेंस में जो वास्तविक वाला रियल होता है उस सेंस में दोनों ही रियल है। पर फिजिक्स की भाषा में रियल का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट जिस साइड है उधर ही इमेज बन रही है तो रियल बोलेंगे, अगर उल्टी इमेज बन रही है तो भी रियल बोलेंगे। तो ये फिजिक्स की भाषा में रियल का टर्म है, ठीक है? पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज, तो क्या लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की भाषा में रियल मीन्स क्या,
जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन जाना, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बन जाना, ये सभी खासियत है रियल इमेज की। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल, बस आंसर एक ही 2 नंबर का पूछेगा, उसमें तुमने अच्छा सा आंसर लिख दिया, समझे ना। तो इसी तरीके से तुम लोग को लिखना है। कल 4 केस बनेंगे ना, कितने केस बनेंगे, एक केस जब इधर इधर रखा हो, दूसरा केस जब इसी पे रखा हो, जब इसी पे रखा हो, नहीं यार 5-6 बनेंगे, फोकस पे एक रखने पे बनेगा, फिर एक इधर बनेगा, पोल पे रखने का तो कोई सेंस नहीं, यहाँ रखोगे तो ना तो दिखेगा ना कुछ। अब जैसे आंखों के पास ही एकदम ले आओ तो क्या इमेज बनेगी नहीं, तो एकदम सब कुछ वो हो जाएगा, ब्लर हो जाना है, तो वहां इमेज फॉर्मेशन की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, गाड़ियों में रियर मिरर में कौन सी इमेज मतलब लेंस लगा होता है और मिरर लगा होता है कॉन्वेक्स। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो कौन सा होता है, क्योंकि उसको दांत को बड़ा जूम करके देखना है। जब भी कभी छोटी चीज को बड़ा करके देखना है तो क्या करना है, कॉनकेव। दांत छोटा था उसको बड़ा करके देखा, और बड़ी चीज को छोटी जगह पे देखना है तो जैसे कॉन्वेक्स क्यों यूज होता है, पीछे बड़े बड़े ट्रक हैं, दूर हैं, इसीलिए लिखा रहता है द थिंग्स अपीयर मे बी दूर, वही चीजें लिख देता जाता है। अच्छा एक इधर भी मिरर होता है मिडिल में, वो भी यही चीज है, कॉन्वेक्स ही होता है, ऐसा कंफ्यूज मत होना। मेरे पास तो नहीं है, गाड़ियों में नहीं लगा रहता है एक इधर एक इधर, वो बताता है जस्ट पीछे वाली गाड़ी को, क्योंकि जो साइड में होते हैं वो साइड का बताएंगे, जो जस्ट तुम्हारे पीछे गाड़ी है वो यहाँ दिखाता है, देखो कि नहीं, कार में बैठे हो ना, हाँ तो वही मिरर, तीनों ही मिरर कैसे होते हैं उसमें कॉन्वेक्स ही रहते हैं, कंफ्यूजन नहीं। कई बार पूछता है मिडिल वाला मिरर कैसा होगा, तो काम उन तीनों का ही वही है, दूर वाली चीजों को छोटा करना है, और जो छोटी चीज को बड़ा कर दे वो, ठीक है ठीक है, ओके ओके, सही है सही है। ठीक है भाई, आज के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया क्या। अरे उधर केमिकल रिएक्शन पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया था मेरा, रोज वही चल रहा था, रोज वही, एक तो क्या बताया जाए। चलो खैर, थोड़ा बहुत तुम लोग को समझ आ गया होगा, डेफिनेशन कल लिख के ले आना ताकि तुम लोग को पेपर में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेन ऐसे तो लिखने को आएगा नहीं कि थोड़ा थोड़ा लिख दिया, तुम्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। इमेज फॉर्मेशन कोई एक केस आएगा तो लिखोगे, फर्स्टली वी ड्रॉ बीम कह रहा हूँ, रे ऑफ लाइट, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अगर अच्छे फुल नंबर चाहिए तो लिख दो, क्या दिक्कत है। अगर तुम्हें इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, है कि नहीं। वो धीरे धीरे बन जाएगा, जितनी ज्यादा तुम बुक रीडिंग करोगे धीरे धीरे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ ताकि तुम लोग पढ़ना सीखो, और थोड़ा इंग्लिश को यूज करो अपनी डेली लाइफ में, खुद ही हो जाना है। अब इंग्लिश मूवी मत देखने लगना, ठीक है भाई। काफी लोग सिली सिली एग्जांपल देते रहते हैं, इंग्लिश मूवी देखो हो जाएगा तुम्हारी अंग्रेजी, मैं पिक्चर देखने लग जाऊं तो फिर तो पढ़ाई ही दूर हो जाए। ये समझ गए थे ना, धरती कैसी है, गोल है कि क्या है, जब भी, इसीलिए हमेशा कहा जाता है अगर तुम्हें कोई चीज नहीं दिखाई दे रही तो अपना नजरिया बदलो। अगर तुम्हें स्ट्रेट दिख रही थी, जैसे ही तुम बड़ी दूरी से देखा तो तुम्हें लगा अच्छा गोल ही तो है ये, तो नजरिया, ये सब ये जो फिलॉसफी झाड़ते हैं लोग, ये यहीं से निकली हुई चीजें हैं, इन्हीं को उठा के थोड़ा सोचते हैं फिर रियल लाइफ में बोल देते हैं। क्या तुम लोग भी सीख जाओगे धीरे धीरे, कुछ तो बोलना सीख ही जाओगे, क्यों। चलो ठीक है भाई, टेक केयर, टाटा, ओके।